अब हम लोग अपने नए सेगमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल है। दोस्तों ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए होता क्या है कि जब भी किसी मटेरियल को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो या तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा या वो उसको अट्रैक्ट करेगा और या तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीन ही चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल को देखें, अगर ये मटेरियल जो है, अगर ये मैग्नेटिक लाइंस हैं और अगर इनको रिपेल कर रहा है, अगर हमारा मटेरियल हमारे मैग्नेटिक लाइंस को रिपेल कर रहा है तो हम लोग का जो मटेरियल होगा वो डायामैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है, जो कि क्या करता है, मैग्नेटिक लाइंस को रिपेल कर रहा है। अब दोस्तों एक मटेरियल ऐसा होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पे क्या करे, उसको अट्रैक्ट कर ले, जो कि मैग्नेटिक लाइंस में रखे जाने पे क्या करे, अट्रैक्ट करे। अगर वो अट्रैक्ट करेगा दोस्तों, और अगर इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो जो हमारा मटेरियल होगा वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा। ठीक है दोस्तों। और अगर मान लीजिए कि थर्ड फिनोमेना हमारे मटेरियल के अंदर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, जिसके अंदर हमारा मटेरियल जो है उसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा हो, अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा होगा, अगर फील्ड लाइंस जैसे आ रही थी वो वैसे ही अगर क्रॉस करके निकल जाएंगी तो ये हमारा मटेरियल जो हो जाएगा ये कहलाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो दोस्तों ये तो 2 मार्कर क्वेश्चन आराम से बनाया जा सकता है। डायग्राम बना के अगर आपको 3-4 ऑप्शन बना दिए गए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज डायामैग्नेटिक मटेरियल, तो अब हम लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब एक प्रॉपर्टी आती है मटेरियल्स के अंदर, अगर मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिनको कि हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको दोस्तों हम लोग XM से डिनोट करते हैं और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है B/H, जहाँ पे B जो होता है वो क्या हो जाता है आपका, इसको B/H या M/H बोलेंगे हम लोग। अभी कुछ देर के लिए इसको M/H से लिखते हैं। M जो होता है वो होता है मैग्नेटाइजेशन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और H जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पैरामीटर बताया गया है, ये बताना चाहता है कि आपका जो मटेरियल है उसको मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे कैसा मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर आया है। ठीक है दोस्तों, क्या बताएगा, कैसा मैग्नेटाइजेशन हुआ है। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ये कैपेसिटी होती है जो कि बताती है कि हमारा मटेरियल इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है या थोड़ा कम हुआ है या बहुत कम हुआ है या नहीं हुआ है या रिपेल किया है। ये मैग्नेटाइजेशन को शो करता है। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बेसिस पे दोस्तों मैग्नेटिक मटेरियल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि पहला है डायामैग्नेटिक मटेरियल, जो दूसरा एग्जांपल है दोस्तों वो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फिर जो तीसरे टाइप का मटेरियल है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अभी मैं बताता हूँ कि XM की वैल्यूज क्या होती हैं इनके लिए अलग अलग। फिर चौथा जो टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल होता है इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों फेरी मैग्नेटिक मटेरियल होता है। जो फिफ्थ टाइप का मटेरियल होता है दोस्तों वो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो दोस्तों मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बेसिस पे जब इनको बाइफरकेट किया गया है तो इनकी अलग अलग वैल्यूज आती हैं। XM की वैल्यू लेस देन 1 जब हो जाती है तो ये जो मटेरियल हो जाता है हम लोग का
वो डायामैग्नेटिक हो जाता है। अगर xm की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती है और x की वैल्यू फिर भी अगर कम ही रहती है तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है। फर्दर दोस्तों, ये xm तो ग्रेटर देन 1 तो रहेगा ही, और xm की वैल्यू जो रहती है वो अब बढ़ने लगती है तो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। फिर अगर xm की वैल्यू थोड़ी सी स्लाइटली और बढ़ गई तो फेरी मैग्नेटिक हो गया, फेरी है वो। और अगर xm की वैल्यू बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गई तो वो मटेरियल हम लोगों का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, होता क्या है डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। अगर हम लोग सबसे पहले डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में अगर कवर करें तो देखिए क्या होता है दोस्तों कि अभी हम लोग केवल डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में कवर कर रहे हैं। सबसे पहला होता है कि ये क्या करता है, ये रेपेल करता है द मैग्नेटिक फील्ड को। दूसरी चीज होती है कि इसके लिए xm की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ठीक है दोस्तों, बाकी सारे टाइप के जो मटेरियल हम लोग यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, चारों जो हैं 2, 3, 4, 5 नंबर जिनको दिया गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पे अट्रैक्ट करते हैं। कोई थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है बिल्कुल, कोई ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। लेकिन डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, रेपेल करता है। अगर दोस्तों हम लोग अगर अपने अलग अलग एटॉम्स को और इलेक्ट्रॉन्स को देखने की कोशिश करें तो दोस्तों होता क्या है इस टाइप की फील्ड के अंदर कि अगर हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में दी हुई है तो दोस्तों जो हमारा मटेरियल होता है उस पे जो मैग्नेटाइजेशन आता है वो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो अलग अलग हो जाती है। तो हमारा जो मैग्नेटाइजेशन आएगा वो अलग अलग डायरेक्शन में आ जाएगा। और इस टाइप का अगर मैग्नेटाइजेशन हुआ जिसमें कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी, ये H था आपका, ये क्या था आपका H था, और मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हुई, तो इस टाइप के मटेरियल को हम लोग डायामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इसका बेसिक सा मैग्नेटाइजेशन का हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे देख लिया कि किस तरीके से क्यों ये रिपेल करता है, क्योंकि एक्चुअली ओरिएंटेशन ही अपोजिट होता है और ये मटेरियल की एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है। तो अब हम लोग डायामैग्नेटिक मटेरियल अगर पढ़ रहे हैं तो इससे कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं। आइए उन एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो DM लिखा हुआ है मैंने, ये मेरा डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को शो कर रहे हैं। दोस्तों जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, डायमंड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया और कॉपर हो गया। इनको अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइज हो जाएंगे, मैग्नेटाइज हो जाएंगे कि ये रिपेल करना चालू कर देंगे। लेकिन ये रिपेलिंग भी बहुत ज़्यादा रिपेलिंग नहीं होती है, थोड़ी स्लाइट हल्की सी रिपेलिंग होती है। इसके बाद कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, जैसे कि नेफ्थलीन हो गया और बेंजीन हो गया। नेफ्थलीन भी जो होता है वो बेंजीन के रिंग से ही बनाया जाता है, तो ये बेंजीन भी इसके अंदर कंसीडर करेंगे हम लोग। फिर दोस्तों मेटल्स के बारे में देखते हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, बिस्मथ, लेड और Hg, ये तीनों मेटल भी क्या करते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। एग्जाम्पल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायामैग्नेटिक मटेरियल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ऑल ऑफ दीज, क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो लास्ट टाइप का एग्जाम्पल होता है वो होते हैं रेयर गैसेस यानी कि नोबल गैसेस। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। ये गैसेस भी क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे जाने पे अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो दोस्तों हम लोग का डायामैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे समाप्त होता है और अब हम लोग अपने नए मटेरियल की ओर जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल।
दोस्तों देखिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की क्या क्वालिटी होती है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ये अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट स्लाइटली ओनली, ये ध्यान देना है आपको, बहुत ही स्लाइटली अट्रैक्ट करता है। दूसरी बात है कि जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को हटाएंगे, आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करेंगे, उसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो हमारा मटेरियल रहेगा, मटेरियल विल डीमैग्नेटाइज इटसेल्फ, मटेरियल क्या हो जाएगा हम लोग का, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हमारा मटेरियल जो हो जाएगा वो वापस अपने ओरिएंटेशन में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर हम लोग अपने मटेरियल के, अगर हम लोग अलग अलग एटॉम्स के बारे में बात करें, अलग अलग एटॉम्स के बारे में हम लोग अगर बात करें, और अगर मान लीजिए कि अपने एटॉम्स में हम लोगों ने एक मैग्नेटिक फील्ड H को लगाया है, तो दोस्तों होगा क्या कि यहाँ पे H की वजह से, यहाँ पे H की वजह से थोड़े टाइम के लिए हम लोगों के मटेरियल के अंदर क्या हो जाएगा, H की वजह से थोड़े टाइम के लिए हम लोगों के मटेरियल के अंदर बहुत छोटा सा पोलराइजेशन या मैग्नेटाइजेशन आएगा, बहुत थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन आता है, बहुत ही थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन आता है। और इसके बाद क्या होगा, ये तो मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन हो गई, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने H को रिमूव कर दिया, जैसे ही हम लोगों ने H को रिमूव किया, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटाइजेशन जितना भी हम लोगों ने लिखा है, ये मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और हम लोग का मटेरियल जो रहेगा वो नॉर्मल बिहेव करने लगेगा। इस टाइप का अगर बिहेवियर हमारा मटेरियल अगर शो कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोले, जो मैग्नेटाइजेशन था, ये मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो का हो जाएगा। और इस टाइप की जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखी है, इसको पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं, यानी कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग का मटेरियल शो कर रहा है। जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, वो ये होती है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो ये स्लाइटली क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल क्या कर लेता है, डीमैग्नेटाइज कर लेता है। ये हम लोगों ने देख लिया है दोस्तों। देखिए, एक और फिनोमेना होता है कुछ मटेरियल्स के अंदर, जैसे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये एक वीस लॉ को फॉलो करते हैं, वीस लॉ को फॉलो करते हैं, जिसका फॉर्मूला जो होता है XM = होता है 1 डिवाइडेड बाई T माइनस T पैरामैग्नेटिक, यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से भी इनका मैग्नेटिज्म कंट्रोल होता है। और वो इस तरीके से होता है कि टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ा देंगे, आप समझिए कि अगर टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस कर जाएगी। तो अगर मैं ग्राफ खींचने की कोशिश करूं 1 डिवाइडेड बाई x का, तो दोस्तों जो मेरा ग्राफ आता है वो कहीं यहाँ पे क्या होगा, लीनियरली क्या करेगा, वेरी करेगा, और ये जो वैल्यू आएगी वो TPM इसको बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक T पैरामैग्नेटिक होता है, और इसके बाद मेटल क्या करेगा, 1/x के रेस्पेक्ट में लीनियरली इंक्रीज करेगा। या हम लोग ये बोल सकते थे कि T माइनस TPM अगर हम लोग कर लेते, तो अगर हम लोग x का ग्राफ खींचते तो TPM से की वैल्यू के बाद ही ये होगा, क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर, ये हम लोगों को एक चीज़ और समझ में आया पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, कि टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो ससेप्टिबिलिटी क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल हो गया, हम लोग को मैकेनिज्म समझ में आ गया। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पे उसको अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हम लोग हटाएंगे परमानेंटली उनका मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का भी तो कुछ एग्जाम्पल होता होगा, कोई प्रॉपर्टी ये शो ही करते होंगे, कुछ मटेरियल्स होते होंगे जो कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते होंगे। देखिए, जो मटेरियल पैरामैग्नेटिक बिहेव करते हैं वो इन जनरल मेटल्स के सल्फेट्स होते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल्स के बारे में
तो जितने मेन मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि आयरन ले लो आप, मैग्नीज ले लो, और निकल को अगर हम लोग कंसीडर करें, तो आयरन, मैग्नीज और निकल के मेनली सल्फेट्स जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इसके अलावा अगर मैक्सिमम एल्कली मटेरियल्स की अगर हम लोग बात करें, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और लिथियम, ये क्या है? एल्कली मटेरियल्स हैं। तो एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो भी पैरामैग्नेटिज्म को शो करते हैं। और इसके बाद ऑक्सीजन जो है, वो ऑक्सीजन भी आपका पैरामैग्नेटिज्म को शो करता है। साथ में प्लेटिनम और क्रोमियम भी पैरामैग्नेटिज्म को शो करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों ने पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ लिया है। हम लोगों ने पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए दोस्तों, अगला मटेरियल जो है हम लोगों का वो क्या है? एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो देखिए दोस्तों, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी सबसे पहला पॉइंट तो वही होगा, x इज ग्रेटर देन 1। सेकेंड क्या होता है कि नेट मैग्नेटाइजेशन जो होता है, इसका नेट मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो 0 नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है, चलिए आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। अगर मान लीजिए ये अलग अलग मेरे एटम्स हैं, ठीक है दोस्तों, अगर ये मेरे अलग अलग एटम्स हैं और मैंने मान लीजिए कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड को लगा दिया है इस डायरेक्शन में, तो होगा क्या दोस्तों कि इसमें जो हम लोग के कुछ मटेरियल्स होंगे उनका मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और कुछ ऐसे एटम्स होंगे जिनका मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा। कुछ का मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ और कुछ का मैग्नेटाइजेशन अलग डायरेक्शन में हुआ। तो देखिए, अगर इस ग्रुप का मैग्नेटाइजेशन रिवर्स डायरेक्शन में था और इस ग्रुप का मैग्नेटाइजेशन अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऐसा है जो कि हम लोग को क्या देगा, जो कि फाइनल मैग्नेटाइजेशन जो हमारे मटेरियल में आएगा उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रख देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख देगा। और हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दें तो रिमूव करने के बाद भी हमारा मटेरियल कुछ नेट पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन को रखेगा। तो थर्ड जो पॉइंट होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक का, वो ये होता है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द मटेरियल इज still magnetized or it has, or this material has, and it will have a net positive, क्या हो जाएगा इसके अंदर? मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा, एक नेट पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके का मटेरियल जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, कौन सा मटेरियल बोलेंगे? एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। अब दोस्तों, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे आगे? वीस लॉ ही बोलते हैं। और वीस लॉ ये कहता है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस में टी एन के बराबर हो जाता है। टी एन जो होता है वो नील टेम्परेचर होता है। टी एन अगर इसको आप लिखें या एंटी फेरो लिख दें तो टी एफ के बराबर होता है। और दोस्तों, अगर हम लोग इसका ग्राफ खींचें 1 डिवाइडेड बाई एक्स एम के साथ टी एम का, टी का टेम्परेचर का, तो दोस्तों डिक्रीज तो इसमें भी करेगा, लेकिन इसमें इनिशियली में ही क्या होगा, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा तो मैग्नेटाइजेशन तो रहेगा ही रहेगा मटेरियल के अंदर। ठीक है, ये भी टेम्परेचर के साथ में 1/xm का कर्व जो रहेगा वो लीनियर रहेगा, और ये जो कर्व रहेगा वो एंटी फेरो का रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे टी ए एफ था, ये टी ए एफ वैल्यू थी, इसको हम लोग पीछे लेके जाएंगे
ये TF एग्जैक्टली नहीं है, एक्चुअली ये है TF वैल्यू, TAF और TPM। ये वैल्यू क्या है? TPM है, और ये वैल्यू क्या है? TAF है। ये वाला जो ग्राफ आया था वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए आया था, ठीक है। तो ये तो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग समझ गए। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं जो हम लोग को याद करके जाने हैं। देखिए, जो निकल और जिंक के कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग एंटी फेरो मटेरियल्स में काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीज ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गया और मैग्नीज ऑक्साइड हो गया, कोबाल्ट ऑक्साइड हो गया और आयरन ऑक्साइड हो गया। इन मटेरियल्स को हम लोग क्या करते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक के उसके अंदर रखते हैं, एग्जाम्पल के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने एंटी फेरोमैग्नेटिक टाइप के मटेरियल्स का प्रॉपर्टी देखा और ये देखा, ये चेक किया कि किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करती है, चेंज करती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स की तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होंगी जिसको कि अभी हम लोग कुछ देर के बाद डिटेल में स्टडी करेंगे। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट तो है कि XM इज ग्रेटर देन 1। फिर ये भी परमानेंट मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं, ये भी परमानेंट मैग्नेटाइजेशन को शो करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर भी अगर हम लोग 5 एटम्स को ले लें, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम लोगों ने पॉजिटिव X डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को लगा लिया है, और अगर हम लोग अब मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद अपने मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टीज़ को जज करना चाहते हैं, तो देखिए होता क्या है इसमें कि एक ग्रुप जो रहता है वो अपोजिट मैग्नेटाइज हो जाएगा, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनका जो मैग्नेटाइजेशन आएगा वो अलग डायरेक्शन में आएगा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला ग्रुप मैग्नेटाइजेशन को कैंसिल कर देगा, और इस ग्रुप की वजह से एक नेट पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन आएगा जिसकी एक डायरेक्शन आ जाएगी। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंटी फेरोमैग्नेटिक पढ़ा था, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि M की वैल्यू पॉजिटिव जो आती थी, M की वैल्यू एंटी फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या हो जाता था, थोड़ा सा वो आपस में कैंसिल आउट कर लेते थे, और जो नेट पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन आता था वो काफ़ी कम हो जाता था। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन हम लोग को मिलेगा, और यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू आएगी वो काफ़ी हाई हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। इसके अलावा कुछ और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स की। वो ये होती है कि इनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो हाई होती है। अभी जब थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और कोएर्सिव फील्ड जो रहता है वो कम होता है, कम लगाना पड़ता है, और इनका जो हिस्टेरेसिस लूप आता है वो बड़ा आता है। वो आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा, आपको नहीं परेशान होना है अभी। देखिए दोस्तों, इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये मेटल के साथ में आयरन ऑक्साइड अगर जुड़ता है तो क्या हो जाता है, तो ये फेरी मैग्नेटिक मटेरियल बना लेता है। ये जो मेटल्स होते हैं वो मैग्नीशियम, बेरियम और मैग्नीज के फॉर्म में होते हैं। तो अगर MgFe2O4 अगर हम लोग लगा दें और BaFe2O4 अगर लगा दें, तो ये जो एग्जांपल्स होंगे वो हमारे फेरी मैग्नेटिक मटेरियल को शो करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वो हम लोगों के फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल्स हो गए। तो अब दोस्तों आई होप कि आपको फेरी मैग्नेटिक मटेरियल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल, जबकि हम लोग पढ़ रहे थे परलाइट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो परलाइट के टाइम पे हम लोगों ने ये पढ़ा था
कि परलाइट जो होता है वो ग्राउंड पे मैग्नेटिक मटेरियल रहता है, फेरोमैग्नेटिक रहता है, लेकिन एक टेम्परेचर के बाद वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। तो ये सारी थ्योरीज यहाँ पे आएंगी। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहता है उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि एक्सएम की वैल्यू जो होती है बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरी बात है कि ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है। ये क्या हो जाता है? परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है। और इस परमानेंट को मैग्नेटाइजेशन को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव मैग्नेटाइजेशन, हम लोगों को बहुत ही वी नीड ह्यूज कोएर्सिव फील्ड हम लोग को लगाना पड़ता है। कोएर्सिव फील्ड आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, आप परेशान नहीं होंगे। ह्यूज कोएर्सिव फील्ड लगाना पड़ जाता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम लोग अगेन कुछ एटम्स को मान लें, और इन एटम्स के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड H को अगर हम लोग अप्लाई कर दें, तो देखिए दोस्तों क्या होगा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या करेंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंट हो जाएंगे। क्या करेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंट हो जाएंगे, और यहाँ से एक परमानेंट मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा मटेरियल के ऊपर, जिसकी डायरेक्शन रहेगी। और देखिए, अगर हम लोग H को हटा भी दें तो भी मैग्नेटाइजेशन प्रेजेंट रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। अब कुछ एग्जांपल्स देख लो आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का। तो जो एग्जांपल्स होते हैं वो होते हैं कोबाल्ट, निकल और प्योर आयरन। अगर है तो ये क्या है? प्योर आयरन का मतलब परलाइट उसका एक प्योर फॉर्म ही माना जाएगा अभी यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल में। और ये मटेरियल क्या करेंगे? परमानेंटली मैग्नेटाइज रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो कुछ एग्जांपल्स थे। अच्छा, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स के भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, मैं फेरी मैग्नेटिक, जितना ज़्यादा एडवांटेजियस मटेरियल हम लोग के लिए फेरी मैग्नेटिक है, उतना ज़्यादा हम लोग के लिए फेरोमैग्नेटिक नहीं है। इसमें ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस में यूज़ कर लेंगे। हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस में यूज़ कर लेंगे। जो पहले के VCR होते थे, जो पहले के कैसेट्स होते थे, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पे, जो आपके लाउड स्पीकर होते हैं उसमें जो मैग्नेट होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। लेकिन अगर हम लोग गायरेटर्स बनाएं, अगर, ठीक है ना, गायरोस्कोप के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अगर हम लोग गायरेटर्स बनाएं, अगर हम लोग ट्रांसफार्मर के कोर बनाएं, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग फेरी मैग्नेटिक मटेरियल की मदद से बनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग कुछ अलग अलग टेम्परेचर के लॉज दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्यूरी लॉ पढ़ेंगे हम लोग, क्यूरी टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे और नील टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अलग अलग टेम्परेचर्स के बारे में पढ़ने चलते हैं। एक टेम्परेचर जो होता है वो क्यूरी टेम्परेचर होता है, और जो दूसरा टेम्परेचर होता है वो नील टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं क्यूरी टेम्परेचर और नील टेम्परेचर के बारे में। दोस्तों, क्यूरी टेम्परेचर और नील टेम्परेचर, एक साइंटिस्ट थे क्यूरी और वीस ने एक रूल दिया था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का एक रूल दिया था। वो रूल ये कहता था, ये अगर क्यूरी पॉइंट है और ये अगर टेम्परेचर है, तो दोस्तों ये बोला गया कि जो एक्सएम की वैल्यू है वो, आप देखिएगा, अगर कोई मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, अगर कोई मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये हम लोग का जो मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी सबसे पहले क्या पाया गया है कि पहली चीज़ तो इसके अंदर ये मिली हम लोगों को कि फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऑल्सो,
फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऑल्सो एक्सएम की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज करती है जब हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक्सएम का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओ, डीमैग्नेटाइज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, तो एक्सएम की वैल्यू क्या करेगी, रिड्यूस होगी। एक्सएम की वैल्यू क्या करेगी, रिड्यूस होगी। दूसरी चीज़ ये पाई गई कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर दोस्तों हुआ क्या कि एक्सएम की वैल्यू जो हुई वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर गई और हम लोग का जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो कन्वर्ट हो गया पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। वो किस में कन्वर्ट हो गया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो गया और उसकी एक्स की वैल्यू जो थी वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर गई है। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम लोगों ने क्या पाया कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसको कि हम लोग क्यूरी टेम्परेचर बोल रहे हैं, क्यूरी टेम्परेचर पे हम लोगों का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। इस ग्राफ से एक चीज़ तो ये समझ में आ रही है और दूसरी चीज़ ये समझ में आ रही है कि टेम्परेचर के बढ़ने से, चाहे वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो या चाहे वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो, दोनों के ही केसेस में एक्सएम की वैल्यू रिड्यूस होती है। अगर हम लोग टेम्परेचर को क्या करें, बढ़ाते जाओगे आप, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी क्या करेगा, आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो रिड्यूस करती है। बताइए, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ था वो किसका ग्राफ था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का ग्राफ था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का ग्राफ था। ठीक है दोस्तों, तो क्यूरी टेम्परेचर के बारे में हम लोग को समझ में आ गया अच्छे से। अब आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नील टेम्परेचर बोलेंगे। क्या बोलते हैं दोस्तों, नील टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, ये भी ग्राफ जो रहेगा वो किसके बीच में बनेगा, ये भी ग्राफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में फॉर्म किया जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा। ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है इसको हम लोग Tn अभी लिखेंगे थोड़े टाइम से। तो नील टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे कि एक एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। दोस्तों, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एक प्रॉपर्टी पाई गई कि एक्सएम की वैल्यू इंक्रीज होती है अगर हम लोग टेम्परेचर को क्या करें, इंक्रीज करें। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एक चीज प्रॉपर्टी पाई गई दोस्तों कि एक्सएम की वैल्यू अगर रिड्यूस करती है जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता है। तो देखिए दोस्तों, इस ग्राफ में क्या होगा कि फॉर एंटी फेरो मटेरियल, अगर ये एंटी फेरो मटेरियल है तो एंटी फेरो मटेरियल में हम लोग का एक्सएम का जो वैल्यू रहेगा वो इस नील पॉइंट तक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और नील पॉइंट के बाद हमारा जो मटेरियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो अब उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो दोस्तों, ये दोनों ग्राफ हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसको कि हम लोगों ने कवर किया है और हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज़ को भी यहाँ पे लिख लिया है। तो हम लोग का नील टेम्परेचर भी हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। अब आइए दोस्तों, हिस्टेरिसिस लूप के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, हिस्टेरिसिस लूप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हिस्टेरिसिस लूप क्या होता है। हिस्टेरिसिस लूप होता है दोस्तों
कि अगर हम लोगों का, आप इसको अलग अलग एटम्स के नज़रिए से देखने की कोशिश करें, और यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा डोमेन थ्योरी के बारे में भी बताना चाहूँगा कि डोमेन थ्योरी क्या होती है। डोमेन थ्योरी को आप थोड़ा सा समझें। देखिए दोस्तों, क्या होता है, हम लोग दोनों एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर हम लोग एटम्स के अंदर अगर एक मैग्नेटिक फील्ड H को लगा दिया, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अगर प्लेन के अंदर हो रहा है, तो जो हम लोगों के एटम्स होंगे, हम लोग के एटम्स क्या करेंगे, हम लोग के एटम्स भी इसी डायरेक्शन में पोलराइज हो जाएंगे या मैग्नेटाइज हो जाएंगे। ठीक है। अगर मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की अगर मैं बात करूं अपने, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैं जैसे जैसे H की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, मैं जैसे जैसे H की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, बताओ क्या मेरा मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ता जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि ये तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अगर मेरा मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा, अगर मेरा मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा, तो एक टाइम पे जाने के बाद मेरा पर्पस खत्म हो जाएगा। अब मैं चाहूंगा कि वहां से मैं क्या करूं, मैग्नेटिक फील्ड को अगर हटाऊं, मैग्नेटिक फील्ड को अगर हटाऊं तो मेरा मटेरियल दोबारा से क्या चाहता हूं मैं, कि डीमैग्नेटाइज कर जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर ये जो डायग्राम है वो देखिए, समझिए क्या है। डोमेन थ्योरी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों। हर एक मटेरियल में क्या होता है कि अलग अलग ओरिएंटेशन होता है, डोमेन्स हैं। ये कितने डोमेन है? टोटल 5 डोमेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इन डोमेन्स में मैग्नेटिक फील्ड अगर H लगा दूं, जिनकी डायरेक्शन इधर कर दूं, तो देखिए दोस्तों क्या होगा। सबसे पहले मेरे ये वाले जो ग्रेन्स हैं, जो ये वाले मेरे एटम्स होंगे, ये इधर की ओर मुड़ने की कोशिश करेंगे। यही चीज़ मेरा इधर की ओर भी होगा। लेकिन अभी पूरा का पूरा 100% मैं तो मोड़ पाऊंगा नहीं। तो ये स्टेज 1 में क्या होगा कि सबसे पहले मेरे एटम्स का डायरेक्शन जो होगा वो कन्वर्ट होगा इनटू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहूंगा। अब दूसरे केस के अंदर क्या होगा, जो अगला केस है उसके अंदर देखिए कि बाउंड्री जो होंगी वो क्या होती जाएंगी, बाउंड्री जो होती जाएंगी वो बहुत ही छोटी। देखिए बाउंड्री बढ़ती जा रही है और ये मैग्नेटाइजेशन जो है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और लास्ट में क्या बचेगा, जो लास्ट स्टेज आएगा, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ आपको, तो सारे के सारे डोमेन्स जो रहेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर जाएंगे, ओरिएंट कर जाएंगे। इसी के अगर सारा का सारा मटेरियल हम लोग का मैग्नेटाइज हो जाएगा इस डायरेक्शन में। इस थ्योरी को दोस्तों डोमेन थ्योरी बोला जाता है। कौन सी थ्योरी? डोमेन थ्योरी बोला जाता है। अब थोड़ा सा हिस्टेरिसिस लूप के बारे में भी कवर कर लेते हैं कि देखिए हिस्टेरिसिस लूप क्या होता है। तो दोस्तों जो हिस्टेरिसिस लूप होता है वो मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ड्रॉ किया जाता है। किसके बीच में ड्रॉ किया जाएगा? मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ड्रॉ किया जाता है। मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम लोग का ग्राफ ड्रॉ होगा। आपने मुझसे कहा कि सर आपने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग बढ़ाते जाएं तो हमारा मैग्नेटाइजेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मैं बोलूँगा आपकी बात बिल्कुल सही है। मान लो कि आपका मैग्नेटाइजेशन अब पहुंच गया समथिंग यहाँ पे। अब आप ये चाहते हैं और इसके लिए आपको जो मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ी होगी वो सपोज कर लो यहाँ पे कहीं पे आई होगी। अब आप जब आपका पर्पस खत्म हो गया तो आप चाहेंगे कि मेरा मटेरियल दोबारा जो इतना मैग्नेटाइज हो चुका है,
जो इतना मैग्नेटाइज हो चुका है, ये मेरा इसका मैं मैग्नेटाइजेशन को रिड्यूस कर पाऊँ। तो आप क्या करना चाहोगे, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करोगे, रिवर्स डायरेक्शन में लेकर के आओगे। तो आपका मटेरियल जो है वो कुछ इस तरीके से क्या करेगा, वापस लौटेगा। अगर आपका मटेरियल का अगर पाथ जो है, जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ रहे थे तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर हम लोगों ने देखा था कि मटेरियल को अगर एक पॉइंट के बाद, अगर हम लोग मटेरियल को एक पॉइंट के बाद इलास्टिक पॉइंट जैसे हम लोग देख रहे थे, तो इलास्टिक पॉइंट के ये वाला जो कर्व आप देख रहे होंगे, तो इलास्टिक पॉइंट यील्ड पॉइंट के अगर बाद अगर आप लेकर के चले गए और आप वापस आ रहे हैं, तो आपके मटेरियल के अंदर क्या आ रहा था, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ रहा था। उसी तरीके, और ये जो लूप बन रहा था इसको आप क्या बोलते थे, हिस्टेरिसिस लूप बोलते थे। ठीक है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका मटेरियल जो है वो क्या कर रहा है, वो रिवर्स डायरेक्शन में डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आपका इतना मैग्नेटाइजेशन बचा ही रह जाएगा, और इतने मैग्नेटाइजेशन को बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन। तो इसको आपको रिड्यूस करने के लिए क्या अलग दूसरी डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। तो अगर आपने अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो अगर आप इतना ज़्यादा निगेटिव अगर आप आ जाओगे, तब जाके क्या हो जाएगा आपका, तब तो जाकर के आपको मैग्नेटाइजेशन खत्म कर पाओगे ना। तो ये अगर वैल्यू हम लोग लिख लें रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन, तो रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन को खत्म करने के लिए आपको एक कोएर्सिव फील्ड लगानी पड़ेगी। अब अगर मान लीजिए कि नहीं, अगर हम लोग मैग्नेटाइजेशन को बढ़ाते ही जाएं तो हमारा ग्राफ कुछ यहाँ तक आएगा, फिर हम लोग वापस लौटने की कोशिश करें तो ग्राफ यहाँ आएगा। अब देखिए फिर से निगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया। इसको रिड्यूस करने के लिए आपको पॉजिटिव डायरेक्शन का कोवर्सिव फील्ड लगाना पड़ेगा। CF2 लिख लेते हैं, CF1 लिख लेते हैं, RM1 लिखते हैं, RM2 लिख लेते हैं मान लीजिए। ठीक है। तो फिर से अगर आप इस ग्राफ को चाहेंगे तो आप यहाँ पे इसको मिला सकते हैं, और ये जो ग्राफ जो हम लोग का बना है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये हिस्टेरिसिस लूप है, हिस्टेरिसिस लूप है। और दोस्तों यहाँ पे RM जो है वो मेरा है रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन, और जो CF है वो क्या हो जाएगा, कोएर्सिव फील्ड हो जाएगा। और दोस्तों रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन को टू डिस्ट्रॉय द रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन, to destroy the residual magnetization we need some coercive field। coercive field का मतलब जो उसकी मैग्नेटाइजेशन को क्या करे, खत्म कर दे। अगर आपके सारे एटॉम्स इस डायरेक्शन में अगर आ गए थे, अगर डायरेक्शन फॉरवर्ड था, अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं मेरा जीरो हो जाए, तो क्या आपको इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ता। तो यही जो आपका इतने रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन को खत्म करने के लिए आपका ग्राफ जो था वो निगेटिव साइड गया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन और कोएर्सिव फील्ड बोलते हैं। कोएर्सिव फील्ड वो फील्ड होती है कि जो कि परमानेंट मैग्नेटाइजेशन को खत्म करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में लगाई जाती है। अगर मान लो फिर मैं अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर देता, तो फिर अगर मैं वापस आता तो फिर से इतना रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन आ गया होता। इसको फिनिश करने के लिए मेरे को फिर से लगाना पड़ता है, और ये जो एरिया आता है इसका वो क्या करता है, ये एरिया हम लोग के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के इरिवर्सिबिलिटी को शो करता है। अब दोस्तों अपकमिंग लेक्चर में हम लोग का सिर्फ एक टॉपिक बचा रह गया मैग्नेटिक मटेरियल पे, जिसको कि हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट मैग्नेट एंड हार्ड मैग्नेट। उसके बाद दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।